नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। इस कार्यक्रम के जरिए हम रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं, विषय से संबंधित जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस की। घरों में होने वाली हिंसा को घरेलू हिंसा कहते हैं। आमतौर पर घरेलू हिंसा का सामना अधिकतर महिलाओं को ही करना पड़ता है और इसीलिए समय समय पर भारत में घरेलू हिंसा को रोकने के लिए अलग अलग बनाए गए और पारित किए गए कानून। घरेलू हिंसा को रोकने के लिए हमारे देश में कई कानूनी प्रावधान हैं। घरेलू हिंसा के खिलाफ घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 मौजूद है। इस कानून के तहत अगर घरेलू हिंसा का शिकार कोई है तो आप इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं और पुलिस में इसकी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। घरेलू हिंसा की शिकायत आमतौर पर परिवार के खिलाफ दर्ज की जाती है, यानी उस व्यक्ति के खिलाफ जिसका पीड़ित व्यक्ति से कोई घरेलू संबंध हो। पीड़िता का इस व्यक्ति से खून का संबंध जैसे माता पिता या भाई बहन, विवाह का संबंध जैसे पति ससुराल, अपने साथी से लिव इन रिलेशनशिप या फिर दूर की रिश्तेदारी का कोई संबंध हो सकता है। हिंसा या दुर्व्यवहार करने वाला पुरुष या महिला हो सकता है। महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा के लिए खिलाफ आवाज उठाना सबसे बड़ी चुनौती होती है और इसकी एक बड़ी वजह होती है महिलाओं को घरेलू हिंसा के खिलाफ कैसे शिकायत दर्ज कराई जाए, इस बात की जानकारी का अभाव होना। तो ये थी बुनियादी जानकारी। घरेलू हिंसा पर ज्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान, कानूनी विशेषज्ञ, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड डॉक्टर स्वाति जिंदल जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वाति जी, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन अपने दर्शकों से भी हम अपील कर रहे हैं कि आज का जो हमारा विषय है, हम बात कर रहे हैं घरेलू हिंसा यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस की। अगर इससे जुड़ा कोई भी सवाल आपके जहन में चल रहा है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश होंगे उन नंबर्स पर कॉल करके आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई शंका है, इस कानून से संबंधित कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। फोन लाइन्स टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश होगी, जिन पर कॉल करके आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। 0120-612-7937, 0120-612-7938, ये दो नंबर हैं। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। मैं डॉक्टर स्वाति, एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल ये कि आम दर्शकों को जरा सरल भाषा में समझाइए कि आखिर ये डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा है क्या भला? देखिए अक्षय जी, कोई ऐसा एक टाइम रहा था जब ये कहा जाता था कि घरेलू हिंसा का मतलब फिजिकल असॉल्ट, मतलब अगर आप किसी को मारते हैं, पीटते हैं तो इसी को हम घरेलू हिंसा कहेंगे। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, घरेलू हिंसा के अंतर्गत काफी सारी चीजों को शामिल किया जाने लगा। जैसे अगर आप किसी को मारते पीटते हैं जी, या हो सकता है कि किसी को हर्ट करना सिर्फ मारना पीटने के द्वारा ही नहीं, उसको मानसिक यातना देना, उसका इमोशनल टॉर्चर करना, उससे भी आप किसी को यातना पहुंचा सकते हैं। फिर एक एस्पेक्ट इसका और भी है, आर्थिक टॉर्चर, जिसे कहते हैं इकोनॉमिक होस्टिलिटी टुवर्ड्स समवन। एक महिला अगर कमा रही है तो आप उसकी कमाई पे उसका कंट्रोल नहीं रहने देते। अगर वो नहीं कमा रही है और वो आप पे निर्भर है कि आप उसको पैसे दें, तो आप वो पैसे उसे नहीं दे रहे, घर कैसे चलाए वो? उसको जो एक अपनी बेसिक डे टू डे नीड्स के लिए जितना पैसा चाहिए आप उसे नहीं दे रहे, या आप उसको काम पर जाने से रोकते हैं, या आप उसको घर से निकलने से रोकते हैं। हो सकता है आप कहते हो कि भाई ये घर में तुझे खाने पीने को दे रहे हैं, मजे कर रही है, तुझे बाहर क्यों जाना है, तू और किसी आदमी से बात क्यों कर रही है, तू अपने घर क्यों जा रही है। तो ये सारी चीजें मिला जुला कर इसको डोमेस्टिक वायलेंस का नाम दिया गया है। कोई एक चीज नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर आपने अपनी बीवी पर हाथ उठाया है तभी वो डोमेस्टिक वायलेंस है। अगर आप उसको किसी भी अन्य तरीके से टॉर्चर करते हैं या आप उसको किसी भी तरह से ट्रॉमा पहुंचाते हैं, चाहे वो मानसिक, चाहे शारीरिक हो, चाहे वो सेक्सुअल हो या इकोनॉमिक, ये सारी चीजें डोमेस्टिक वायलेंस के, घरेलू हिंसा के अंतर्गत आती हैं। आमतौर पर इस तरह की शिकायतें महिलाओं के प्रति ज्यादा आती है। क्या पुरुष भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होते हैं? देखिए, काफी साल हुआ है मुझे इस एरिया में, और सबसे बड़ा जो पुरुषों का मुझसे सवाल रहता है वो यही रहता है कि मैडम ये क्या मतलब, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी महिलाओं के लिए है, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट भी महिलाओं के लिए है, तो पुरुष बेचारे कहाँ जाएं? भाई देखिए, ये
ये तो मैं जरूर कहूंगी कि ऐसा कहना गलत होगा कि खाली महिलाओं के खिलाफ ही डोमेस्टिक वायलेंस होता है, पुरुषों के खिलाफ भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है। जैसा कि सिर्फ मार पिटाई की ही बात नहीं है, मानसिक यातना, जैसे कुछ को अगर आप इतना कचोटते हैं, फोर्स करते हैं कि भाई तू अपने माँ बाप से अलग हो जा, अगर तुझे मेरे साथ एज अ हस्बैंड जिंदगी गुजारनी है, मैं तेरे साथ तो रह सकती हूँ पर तेरे माँ बाप के साथ नहीं रहूंगी, अपने भाई बहन को छोड़ दे, तो क्या हुआ, तेरी एक छोटी बहन अनमैरिड है, हमारा ठेका नहीं है, उसको छोड़, हम अपनी अलग जिंदगी, एक सुहानी जिंदगी बसर करेंगे। उस टाइम वाइफ ये भूल जाती है कि आज उसका हस्बैंड अगर कमाने लायक बनाए तो कहीं ना कहीं उसके माँ बाप और उसके भाई बहन के सपोर्ट से बनाए। सही बात। तो ये भी एक तरीके से मानसिक यातना, घरेलू तो आएगी, बट अनफॉर्चुनेटली अभी सरकार ने कोई इस एक्ट के अंडर पुरुषों को ये राइट नहीं दिया है कि वो कोर्ट को अप्रोच कर सके। जहां तक डोमेस्टिक वायलेंस ऑफ विमेन, द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की अगर हम बात करें तो इसमें पुरुषों को ये राइट नहीं है कि वो कोर्ट को अप्रोच कर सकें, बट ये कहना कि पुरुषों के खिलाफ घरेलू हिंसा नहीं होती, ये मैं जानती हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया है थ्रू माय क्लाइंट्स के, ये कहना सरासर गलत होगा। तो पुरुष बेचारे जाए कहाँ, वो अपनी शिकायत किससे कहें मैडम? पुरुष बेचारे आवाज उठाएं कि लॉ में बदलाव लाया जाए, वरना मेंटल हैरेसमेंट या कई ऐसे ऑप्शंस हैं उनके पास आईपीसी के अंदर, जहाँ पर वो क्रूअल्टी के अंतर्गत डिवोर्स प्रोसीडिंग फाइल कर सकते हैं या इंजंक्शन के लिए कोर्ट के पास जा सकते हैं। बट अगर मैं कहूँ कि खास तौर पे एक एक्ट उनके लिए बनाया गया तो ऐसा अनफॉर्चुनेटली अब तक नहीं हुआ। अगर मान लीजिए कोई भी पीड़ित व्यक्ति है, कोई महिला हो या पुरुष हो, जैसा आपने बताया कि पुरुषों को ये अधिकार नहीं है, लेकिन महिलाओं को तमाम अधिकार इस कानून के तहत दिए गए हैं। अगर कोई महिला डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार है तो वो किस तरह से स्टेप उठाए? शुरुआती प्रक्रिया शिकायत करने की किस तरह से होती है? देखिए, बहुत सारी ऑप्शंस महिला के लिए खुली हुई हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में देखिए, जब भी कोई हमारे साथ यातना होती है, सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है, भाई 100 नंबर को फोन मिलाओ, पुलिस बुलाओ। तो महिला के पास ये ऑप्शन है, वो पुलिस को अप्रोच कर सकती है। साथ ही साथ हर स्टेट ने सुरक्षा अधिकारी, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स जिनको हम कहते हैं इंग्लिश में, उनको अपॉइंट किया गया है। ये प्रोटेक्शन ऑफिसर्स खास तौर पे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत अपॉइंट किए गए हैं और किसी भी महिला को कोई भी दिक्कत हो, परेशानी, घरेलू हिंसा की, घरेलू घटना की कोई रिपोर्ट है उसके पास जिसको वो रिपोर्ट करना चाहती है, तो वो इन प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के पास जा सकती है। देन एट द सेम टाइम हमारे पास ऑप्शन है, शेल्टर होम्स बने हुए हैं, कई एनजीओ भी हैं जो अपने आप को रजिस्टर कराती हैं इस एक्ट के अंतर्गत, जहां पर एक महिला जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकती है। और ये सब भी अगर वो नहीं कर रही तो वो सिंपली मुझ जैसे किसी वकील के पास आए और कोर्ट में केस लगाए अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के, हाँ भाई ये घरेलू गुना मेरे साथ घटित हुई, ये वायलेंस मुझे सामना करना पड़ा और अब मैं मजिस्ट्रेट के सामने अपनी कंप्लेंट लगाती। आपको लगता है कि महिलाएं इस कानून के प्रति अवेयर हैं, या फिर आपको लग रहा है कि एक बड़ी आबादी अभी भी ऐसी है जिसको अपने अधिकार के बारे में जानकारी नहीं? देखिए अक्षय जी, जब भी हम समाज में कोई बदलाव लाना चाहते हैं, जिस तरह क्रूरता का जो चेहरा है वो भी रातों रात उभर कर नहीं आता, उसी तरह जो सोल्यूशंस हम लाते हैं, जो लॉ चेंजेस लाना चाहता है, वो भी रातों रात नहीं आते। जहां तक आपने सवाल उठाया अवेयरनेस का, जानकारी महिलाओं को कितनी है? जाहिर तौर पर जो महिलाएं मेट्रोपॉलिटन में रह रही हैं, जो अवेयर हैं, जो पढ़ती हैं, प्रोग्राम देखती हैं, आपका ACN पे कितना बढ़िया प्रोग्राम है लीगल हेल्प के लिए, आप जहां जहां जा रहे हैं, जिस कमरे में आपकी रीच है, अगर कोई व्यक्ति इस प्रोग्राम को देख रहा है, मैं मानूंगी कि बहुत बढ़िया जरिया है अवेयरनेस फैलाने का। मैंने देखा है इस प्रोग्राम के थ्रू रोज के तौर पर आप अपना एक इशू लेते हैं, उन महिलाओं को तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं कुछ अवेयरनेस आएगी। हर व्यक्ति के हाथ में एक मोबाइल है जहाँ पर इंटरनेट चल रहा है, बहुत ही रियायती दरों पर वो इंटरनेट सुविधा अवेलेबल है, हम पता लगा सकते हैं। बट मैंने जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा है वो ये देखा है कि जिन महिलाओं को वाकई इनकी जरूरत है वो इतनी प्रताड़ित होती हैं, उनके अंदर इतना टेरर होता है कि सब कुछ जानते बूझते वो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर पाती, वो अपने अंदर ये हिम्मत ही नहीं जुटा पाती कि वो पुलिस तक या सुरक्षा अधिकारी तक जाकर अपनी शिकायत तक कर सके। तो ये चीज कैसे ठीक होगी? ये समय के साथ ही ठीक होगी। कहीं ना कहीं महिलाओं को अपने अंदर ये हिम्मत जगानी होगी कि अगर हमें कुछ ठीक करना है तो उसके लिए स्टेप्स हमें ही उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल, आपने जो अभी जिक्र भी किया कि खासतौर पर शहरी इलाकों की महिलाओं की बात की जाए तो वो ग्रामीण अंचलों की महिलाओं के
की तुलना में ज़्यादा अवेयरनेस उनके अंदर होती है, कानून के बारे में जानकारियाँ भी उनके प्रति ज़्यादा होती है। हालांकि ये बात भी सत्य है कि डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है और आज की डेट में हर हाथ तक कम से कम मोबाइल की पहुंच हो चुकी है, यानी कि अवेयरनेस कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ी है। लेकिन आपने जैसा अभी जिक्र किया कि कई महिलाएं ऐसी होती हैं कि डर की वजह से या फिर कहीं और प्रताड़ित ना किया जाए या फिर कोई संरक्षण करने वाला नहीं है, इस डर की वजह से सामने नहीं आ पाती, तो ऐसी महिलाओं को इंसाफ किस तरह से मिल पाए फिर? देखिए, गवर्नमेंट ने बहुत एक्शन लिया है। संरक्षण की जहां तक हम बात कहें, एक महिला क्या कहेगी? वो कहेगी कि भाई अगर मैंने अपने पति के खिलाफ कोई केस किया जी, तो ये तो मुझे घर से बाहर फेंक देगा, मैं कहाँ जाऊंगी, सड़क पर रहूंगी। हर एक को अपने पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता, उसके पास एक भाई नहीं होता जिसके घर में वो जाके रह ले, उसके सर पे छत ही नहीं है, वो कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास जी। तो एक ऐसा प्रोविजन बना है। ऐसा नहीं है कि ये लॉ जो बनाया बिना सोचे समझे बनाया। हाँ, शेल्टर होम्स बनाए गए जी, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स बनाए गए। अब अगर आप प्रोटेक्शन ऑफिसर के सुरक्षा अधिकारी के पास जाके कहते हैं कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है, तो वो आपको शेल्टर होम का रास्ता दिखाएगा। कहीं ना कहीं जो बेसिक मेंटेनेंस आपको चाहिए इस एक्ट के अंतर्गत आपको मिलेगी। साथ ही साथ ये एक्ट आपको ये पावर देता है कि आप मजिस्ट्रेट से ही कह सकें कि भाई मैं इस घर में रह रही हूँ और इस घर में रहते रहते मैंने कंप्लेंट करी है, तो इस कंप्लेंट के चलते मेरा पति मुझे मेरे घर से ना निकाल दे, तो मुझे ऐसे ऑर्डर्स चाहिए कि मैं इस घर में बरकरार रह सकूं। या अगर मुझे ऑलरेडी निकाला जा चुका है तो मेरा पति मेरे लिए एक ऐसा घर अरेंज करे इसी स्टेटस का जिसमें मैं सेफली रह सकूं अपने बच्चों के साथ। और अगर मेरे बच्चे भी मुझसे छीन लिए गए हैं जस्ट टू प्रेशराइज कि मैं वापस आ जाऊंगी, कहाँ जाएगी भाई अपने बच्चों के बिना, ये घूम के तो यहीं आएगी, तो उन बच्चों का भी जो स्टडी है वो मुझे दिलाया जाए। काफी हद तक चीजें सोची गई हैं और उनके ऊपर कानून बनाए गए हैं, बट अब उन कानूनों का सही तौर पर इम्प्लीमेंटेशन कहाँ तक हो रहा है, किस हद तक हो पा रहा है और क्या महिलाएं वो हिम्मत जुटा पा रही हैं, ये तो समय ही बताएगा। बिल्कुल, हम गुजारा भत्ता पर भी बात करेंगे कि गुजारा भत्ता को लेकर क्या कुछ प्रक्रिया होती है, किस तरीके से गुजारा भत्ता मिल सकता है और कितना मिल सकता है, ये भी जानना जरूरी है। और अगर साथ में बच्चे होते हैं तो उनके लिए क्या कुछ विशेष व्यवस्था भी इस कानून के तहत की गई है। सामाजिक वायलेंस की इस विषय से संबंधित अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे साथ आज बेहद खास मेहमान, कानूनी विशेषज्ञ, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड डॉक्टर स्वाति जिंदल गर्ग जी मौजूद हैं। स्वाति जी, ब्रेक पर जाने से पहले जो आपने जिक्र किया था प्रोटेक्शन ऑफिसर, ये जरा दर्शकों को बताइए कि सरल भाषा में कि ये प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन होते हैं और ये कौन लोग बनते हैं जो इसकी भूमिका अदा करते हैं? देखिए अक्षय जी, ज्यादातर देखा जाए तो अमूमन ये प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, जिनको हम सुरक्षा अधिकारी के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं, ज्यादातर ये महिलाएं होती हैं। रीजन बीइंग के इस एक्ट में जो प्रोटेक्शन अवेलेबल है, जो राइट्स अवेलेबल हैं या जिसको हक है अप्रोच करने का, वो महिला ही है। तो जाहिर तौर पर महिला ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी एक महिला से अपनी बात कहने में। ये ऑफिसर, जैसे मैंने आपको बताया, स्टेट गवर्नमेंट नियुक्ति करती है इनकी जी। और ये इनके पास वो पावर होती है, यही आपकी जो घरेलू घटना की रिपोर्ट है जिसको हम जनरली डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट कहते हैं, जो भी घटना आपके साथ घटी है आप उनको बताएंगे, एक रिकॉर्ड जिसमें आपका नाम, किसके खिलाफ आप ये कंप्लेंट कर रहे हैं, उसका नाम, क्या घटना हुई थी, उसका नाम, एड्रेस, बेसिक जो आपकी डिटेल्स हैं वो लेते हैं और थोड़ा प्रिलिमिनरी एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जाके DIR बनाते हैं और फिर वो DIR कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने सबमिट की जाती है। वहां से फिर वो केस शुरू होता है डोमेस्टिक वायलेंस का। जी, आपने बताया कि घरेलू घटना की रिपोर्ट जिसको DIR भी कहते हैं, पीड़ित के अधिकार क्या क्या होते हैं, क्या अधिकार होते हैं, कैसे वो इंसाफ पा सकता है इस कानून के माध्यम से? अगर हम मोटे तौर पर देखें तो 5 तरह के, मैं कहूँगी, राइट्स दिए हुए हैं इस लॉ के अंदर एक महिला को। पहला राइट तो उसको ये है कि वो मेंटेनेंस पा सके जी। अगर वो चाहे तो कोर्ट के सामने वो ये कह सकते हैं कि भाई मुझे अपने डे टू डे खर्चे के लिए मेंटेनेंस दी जाए। एक वो कहती है कॉम्पनसेशन दिया जाए। कॉम्पनसेशन किस लिए कि भाई जो मेरा भी नुकसान जो भी हुआ है उसका खामियाजा जो भुगतना पड़ेगा या जो उसकी भरपाई करनी पड़ेगी वो मुझे दी जाए। फिर अगर हम ये कहें कि प्रोटेक्शन ऑर्डर, सपोज आप ये करिए कि वो महिला अपने काम पर जा रही थी और उसका पति उसे काम पर जाने से रोक रहा है या उसके काम पर आकर उसके साथ बदतमीजी करता है या उसको धमकाता है या उसके बच्चों को छीनना चाह रहा है,
स्कूल से वापस सीधा पहुंच जाता है और स्कूल से लेने की कोशिश करता है, तो वो महिला कहेगी कि मेरे खिलाफ, मेरे बच्चों के खिलाफ कोई भी, मेरा पति या उसका रिश्तेदार आके कोई एक्शन ना ले सके, इस तरह का मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। ये उसे अवेलेबल है। कस्टडी ऑर्डर्स अगर वो महिला चाहे तो मांग सकती है कोर्ट कि मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया गया, तो वो बच्चा मुझसे वापस दिलाया जाए, क्योंकि ना तो वो बच्चा मेरे बिना रह सकता है, ना मैं उसके बिना रह सकती हूँ। साथ के साथ सबसे बड़ी जो हमारी मौलिक जरूरत, जिसे मैं कहती हूँ हमारे सर के ऊपर एक छत, तो वो छत अगर हमसे छीन ली गई है, बीइंग अ वुमन, या हमें डर है कि हमसे छीन ली जाएगी, तो या तो अगर हमसे छीन ली जाएगी का डर है तो मैं वहीं रह सकूं, इस तरह का ऑर्डर, अगर छीन ली गई है तो मेरे लिए छत अरेंज की जाए, उसका ऑर्डर। ये सारे चीजें ऐसी हैं जो इस एक्ट के अंदर एक महिला उस पुरुष से या उस महिला से मांग सकती है जिसके हाथों उसका घरेलू उत्पीड़न या हिंसा का सामना वो कर रही है। कंपनसेशन यानी कि गुजारा भत्ता का जो आप जिक्र कर रही हैं, ये किस आधार पर तय होता है और कितना हो सकता है? देखिए, कंपनसेशन का आधार बहुत है, काफी सारे जजमेंट उसमें सुप्रीम कोर्ट के आ चुके हैं कि कहीं ना कहीं कोर्ट ये देखेगा कि उस महिला का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने पति के साथ क्या था, उसकी मौलिक जरूरतें क्या होती है। देखिए, एक महिला का जो भी उसके पति का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, कुछ लोग ऐसे हैं जो 20,000 रुपए महीने पर अपनी सारी जरूरतें पूरी करते हैं, कुछ लोगों के 20 लाख रुपए महीने भी कम पड़ते हैं। वो कहते हैं 20 लाख में क्या होता है, क्योंकि उनकी जरूरतें उतनी ही बड़ी हैं, दोनों का ही काम चल रहा है, बट पति का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है जिसकी महिला यूज्ड टू थी जब वो साथ अपने पति के रह रही थी, जिस घर में वो रहने की आदी थी, हो सकता है वो बहुत बड़ी कोठी में रहती, उसके लिए वही घर आप अरेंज करके दोगे, उसी के स्टैंडर्ड का घर अरेंज करके दोगे। अगर ये नहीं है कि भाई आप उसको 10,000 रुपए पकड़ा दो और आपको 10,000 क्या 2,000 रुपए महीने पे भी कमरा मिलता है, रह ले, हम रहने की छत तो दे रहे हैं। कोर्ट ये कहता है कि जिस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के वो यूज टू है, जो आप प्रोवाइड कर सकते हो बीइंग अ हस्बैंड, उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से आप उसको मेंटेनेंस दोगे। अगर मान लीजिए कि कोई पीड़िता अगर मजिस्ट्रेट के सामने अपील दाखिल करती है, तो उस समय पीड़ित को क्या क्या खुलासे करने होते हैं, क्या क्या सबूत देने होते हैं? देखिए, सबूत तो वो ये देगी कि उसके साथ पहले तो उत्पीड़न किस तरह की हुई है, किस तरह की हिंसा का उसे सामना करना पड़ रहा है। उसको यह भी खुलासा करना पड़ता है कि क्या उसने कहीं और कोई केस लगा रखा है, कोई कंप्लेंट डाल रखी है, उस सबका डिस्क्लोजर वो महिला करेगी। तीसरी चीज, क्या क्या सबूत उसके पास है और क्या क्या कई बार ऐसा भी होता है, देखिए, जो भी हिंसा होती है घरेलू हिंसा, वो चार दीवारी के अंदर होती है, कई बार उसका सबूत भी नहीं होता। ऐसे में एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देने की वो कोशिश करे, कुछ वो बताए जजेस को, जिससे ये जाहिर हो सके कि वाकई उसके साथ हिंसा हो रही है। अगर कभी कोई एमएलसी हुई हो, वो रिकॉर्ड पे लाए, कोई विटनेस हो उसको दिखाए, तो ये सारी चीजें अगर वो बताएगी तो उसका हम कह सकते हैं कि स्ट्रांग होगा। चलिए, बिल्कुल, हालांकि समय का अभाव है, सवाल तो और भी कई हैं, लेकिन समय इससे ज़्यादा इजाज़त नहीं देता है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो दर्शकों को आपने जानकारी दी है, उससे लोगों के बीच में न सिर्फ जागरूकता बढ़ेगी, बल्कि अपने अधिकारों के प्रति और ज़्यादा लोग जागरूक होंगे और भी जानकारियाँ इकट्ठी करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्वाति जिंदल गर्ग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को तमाम जानकारियाँ देने के लिए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।